Hello, good morning everyone. Dear students, in our previous class, graphical representation of motion was going on. मतलब मोशन का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर रहे थे, ठीक है, वो हमने किया था। और लास्ट क्लास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गोइंग ऑन था बच्चों। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने जो फर्स्ट स्टेप था या फर्स्ट जो कर्व था उसकी हमने स्टडी कर ली थी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन को, ठीक है। और वहां से हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है। नाउ एक न्यूमेरिकल फर्दर स्टार्ट करते हैं। लेट वी हैव ए velocity time graph of a particle is like this. क्लियर? यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ भी लिख सकते हो जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकेंड में है एंड टाइम जो बच्चों ये सेकेंड में है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, करस्पॉन्डिंग टाइम इज 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, ठीक है। ये हमें टाइम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हमें टाइम गिवन है और वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सीलरेशन of particle, find acceleration of particle at t is equal to 3 सेकेंड। देखो जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है? एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, देन क्या होगा? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप का मीनिंग क्या हो गया? टेंजेंट, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? टेन थीटा या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का मीनिंग क्या होता है? यू कैन से टेन थीटा या फिर m, ये क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी किया था। और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे बच्चों देन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। y2 माइनस y1 का मीनिंग क्या होता है? वर्टिकल सेपरेशन। एंड x2 माइनस x1 का मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो गया? वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमें टाइम गिवन है। सो एक्सेलरेशन विल बी, सबसे पहले देखते हैं ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, ठीक है। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5। हम देखते हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक कितना होगा, ठीक है। हमें ये चीज पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और कुछ एंगल पे होगा बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉन्स्टेंट। कहाँ से कहाँ तक? t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 तक। ओके, नाउ एक्सेलरेशन y2 माइनस y1। तो देखो इस ग्राफ में अगर हम देखें इस स्ट्रेट लाइन में तो वर्टिकल की जो फाइनल वैल्यू है कितनी है? 10 और इनिशियल कितनी है? 0। तो क्या हो गया? 10 माइनस 0। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? 10, इनिशियल कितनी थी? 0। नाउ x2 माइनस x1, x के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे? टाइम। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0। इट मीन्स क्या हो गया बच्चों? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 बाई 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक?
फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मीनिंग हमें पहले किसमें पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3। तो 0 से लेके 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकेंड पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, हमें t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जो 8 सेकेंड जो है ये क्या होगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ कहीं है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे जो ग्राफ जो है ये क्या है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, नहीं। एंगल का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, कुछ इंक्लाइंड होना। बट यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है। इफ देयर इज नो एंगल इट मीन्स वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0, और बच्चों tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी 0। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन और लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आइदर यू कैन से टाइम एक्सिस, देन एक्सेलरेशन विल बी 0। क्लियर है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। नाउ पार्ट 3, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अब हमें 12 सेकेंड पर फाइंड करना है। तो देखो बच्चों 12 सेकेंड में क्या होगा, 12 सेकेंड बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, 12 सेकेंड यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इस पॉइंट पर। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, हमें पता है कि जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन होगा देन क्या होगा, उस कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, हर एक पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का मीनिंग क्या हो गया, tan थीटा। और देखो यहाँ हर एक पॉइंट पर थीटा क्या है, सिमिलर है। और इसको हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी भी कर लिया है, जहाँ हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को समझा था, बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ है। ठीक है, तो अगर थीटा हर एक पॉइंट पे सेम होगा इट मीन्स क्या हो गया, स्लोप विल बी सेम। और बच्चों अगर स्लोप सेम है इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो देखो थर्ड का जो आंसर है वो यहाँ कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये देखो जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, फाइनली गोज टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे एंड हो रही है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया, y2 माइनस y1 मतलब क्या हो गया, v2 माइनस v1 वर्टिकल। तो v2 कितना है, देखो टाइम एक्सिस पे आप खुद देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या फिर x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 माइनस इनिशियल 10। क्लियर, इनिशियल 10 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। t2 कितना 15 माइनस t1 10। सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 10 बाई 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो हमें पहले ही पता चल गया था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, बिकॉज देखो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंगल जो है थीटा जो है ये मोर देन 90 है, एंड इफ थीटा इज मोर देन 90 देन इन द सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव। क्वाड्रेंट जो होते हैं फर्स्ट में क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे tan क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आई है। स्लोप नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है या जो टेन थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका लास्ट कंसेप्ट है now area under velocity time graph, area under velocity टाइम ग्राफ, ठीक है। now अब हमें VT ग्राफ गिवन है और VT ग्राफ का जो एरिया आएगा बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो हम सब जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर हम बात वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड अगर स्पीड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो v क्या होता है? v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बच्चों जब इसको आप कैलकुलस मेथड में स्टडी करेंगे तो v को लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी क्या है? ये इसकी कैलकुलस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन क्या हो जाता है? डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म होती है। अब जब भी हमें डिफ्रेंशिएशन को रिमूव करना है तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है? उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। फिलहाल आपको याद रखना है, जैसे आप 11th क्लास में आएंगे आपका प्रॉपर 11th क्लास स्टार्ट होगा, पहले बच्चों ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ठीक है। वहाँ से हमें चीज़ें सीखते हैं। तो अभी फिलहाल याद रखो कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। ये साइन होता है इंटीग्रेशन। और देखो इंटीग्रेशन जो है ये अभी जैसे मान लो आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना होता है, आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन मान लो आपने कभी सोचा कि जैसे अभी आप महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का एरिया कैसे फाइंड किया गया होगा? क्योंकि ये ना तो कोई रेक्टेंगुलर है, ना सर्कुलर है, ना स्फेरिकल है। ऐसे सोचो इंडिया का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन जो मेथड है इसका एक यूज़ होता है टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया अंडर द कर्व। और कौन सा कर्व? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। तो याद रखना एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये स्पीड है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही तो डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो आपको याद रखना जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अभी फिलहाल आपको सो याद रखना ये इंटीग्रेशन है। बस अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, जैसे आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी ये आपको आने लग जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, वो सब आपको करवाया जाएगा फिजिक्स में। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया? जैसे मान लो मैं एग्जांपल देखता हूँ, लाइक हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ कुछ इस टाइप से है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ भी पॉइंट वगैरह दे देगा, बोला जाएगा क्वेश्चन में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और आपको जो गिवन डेटा होंगे, यहाँ जो भी आपको वैल्यूज गिवन होगी उनके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। क्लियर है? देखिए बच्चों सबसे पहले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे, वो हमें क्या करना है, इन ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। जैसे मान लो लेट एरिया ऑफ दिस कर्व इज A1 एंड ये जो ज्योमेट्री है इसका एरिया कितना है A2, ठीक है। तो याद रखो
डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एंड एज वी ऑल नो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो क्या करेंगे, मोड ऑफ A1 प्लस मोड ऑफ A2। तो याद रखना है डिस्टेंस के लिए ये जो भी एरिया होगा A1 एंड A2 इनको आपको ऑलवेज क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, मॉड्यूलस नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। जैसे मान लो मॉड्यूलस ऑफ -2 कितना होगा 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो याद रखो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है इसकी वर्किंग क्या होती है, ये नेगेटिव नंबर जो होगा उसको भी पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है। तो एज वी ऑल नो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो ऑलवेज टेक A1 प्लस A2 विद साइन कन्वेंशन। अब यहाँ क्या होगा, अगर मान लो ये अपवर्ड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से जो अपवर्ड एरिया A1 होगा दिस विल बी पॉजिटिव एंड यहाँ जो एरिया होगा A2 इट विल बी नेगेटिव। तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट A1 विल बी पॉजिटिव एंड दिस वन विल बी नेगेटिव, तो इन दोनों के माइनस के इक्वल आएगा। और डिस्टेंस के केस में क्या होगा, दोनों को हमें ऐड करना है। इट मे बी A2 नेगेटिव हो बट उसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो देन द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्लियर। नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं। Let velocity time graph is given of a particle like this, ठीक है। This velocity is in meter per second and time is in second. Clear? This is the maximum velocity and its value is 100. Corresponding time is 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and 20 seconds. एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है ये है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट भी हो सकता है फिर टाइम भी हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग से आपको फाइनल टाइम जो वहां तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेनेवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन देन द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें इसका ये जो ग्राफ है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ये ठीक है। देखो यहां से अब एक तो ये होगा कि आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लो, जैसे मान लो ये है, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसका एरिया मैंने कंसिडर कर लिया A1, फिर ये हो गया A2, ये ट्रेपेजियम ले लो एक, इसका एरिया कितना हो गया A2 एंड रेक्टेंगल एरिया A3 एंड अगेन ट्राइंगल एरिया A4, A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट A1 कितना होगा, अब हमें निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ A1 मॉड्यूलस ऑफ A2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ A3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ A4। क्लियर है। मॉड्यूलस का सीधा सा मीनिंग क्या है,
पॉजिटिव करना है। और यहाँ देखो बच्चों, जो भी A1, A2, A3, A4 जो भी एरिया है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अबव है, अपर साइड में है। इट मीन्स क्या हो गया, A1, A2, A3, A4 ऑल विल बी पॉजिटिव। क्लियर। नाउ A1 क्या हो गया, A1 इज ए ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल में बेस कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट टू 5 सेकेंड, क्या हो गया, बेस कितना है 5 इंटू हाइट 100। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है 100। क्लियर है। प्लस A2 एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। देखो ट्रेपिज्म का एरिया कितना आएगा बच्चों, कैसे करोगे आप, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड का आपको सम करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 और ये कितना है 50, तो कितना हो गया 150 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना हो गया बच्चों 5। क्लियर है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड कितनी है 100 और ये कितनी है 50, तो कितना हो गया 150 इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड, तो क्या हो गई 5 प्लस A3 इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये साइड कितनी है 50 एंड दिस वन इज 5, तो क्या हो गया 50 इंटू 5 प्लस लास्ट वन A4 ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 5 इंटू हाइट 50। बस इनको ऐड करना है। ठीक है, तो जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, एरिया फाइंड करो और उसको ऐड करो। ठीक है, देखो यहां से कितना हो गया, ये 50 टाइम्स कट हो गया 250 प्लस देखो ये कितना हो जाएगा, ये 75 टाइम कट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 प्लस 2 37। क्लियर। प्लस ये कितना हो गया 250 प्लस ये कितना हो गया 250 बाई 2 125। क्लियर है 125। अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहां से डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 250 प्लस 250 कितना हो गया 500 एंड ये कितना हो गया बच्चों 375 प्लस 125 400 500, तो कितना हो गया 1000 मीटर। क्लियर है। और देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों, ये भी क्या होगा सिमिलरली 1000 मीटर ही होगा। वाई, बिकॉज ऑल एरियाज आर पॉजिटिव, सारे एरिया क्या है पॉजिटिव है। एंड इफ एरिया इज पॉजिटिव देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। ठीक है, ये सेम क्यों होता है बच्चों, देखो यहां से वेलोसिटी शुरू है, वेलोसिटी स्टार्ट हुई 0 से एंड वेलोसिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हुई है। ठीक है, नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया, वेलोसिटी यहाँ कहीं ग्राफ में नीचे आता है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे एंड कितना होगा 1000 मीटर। अब एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरिया आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय लाइक दिस। ओके, ये हमें ऐसे गिवन है 4 टाइम 6 सेकेंड, वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड टाइम इज ए 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 25 सेकेंड। ये आपको टाइम की वैल्यूज गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एंड
वर्टिकल एक्सिस पे हमें वेलोसिटी गिवन है। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है एज लास्ट वन। आप स्क्रीन को पॉज करके ये खुद से सोल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको आपको मैच करना है। नाउ फर्स्ट देखो, अब यहां से सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों, इनिशियल पॉइंट टू दिस वन पॉइंट, ये क्या एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या होगा, मोड ऑफ A1 प्लस मोड ऑफ A2। क्लियर है, क्या लेना पड़ेगा, जो भी एरिया होगा उनका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज A1 एंड दिस ट्राइंगल इज A2। क्लियर। नाउ पहले A1 फाइंड करेंगे। A1 क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये वाली जो नीचे वाली पैरेलल साइड है ये कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया 4, 10 माइनस 6 4। यहाँ क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 15 प्लस 4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, या आप वर्टिकल हाइट भी बोल सकते हो। पैरेलल साइड के बीच में कितना हो गया 60। क्लियर, तो कितना आ गया 60 प्लस A2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हियर बेस इज 10 सेकेंड एंड हाइट इज ओके, ये गिवन नहीं था आपको, 40। ठीक है, और माइनस 40 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ। अब यहाँ अगर नेगेटिव भी हो तो भी आपको उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, बिकॉज यहाँ देखो ये 0 है, अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड आएंगे नेगेटिव। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो माइनस साइन, तो भी आपको कॉमन सेंस से लेना है कि ये नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन हमने तो क्या किया है, इसका मॉड्यूलस किया है, तो मॉड्यूलस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल का बेस कितना हो गया 10 इंटू हाइट, हाइट इज 40। क्लियर है। सो यहाँ 60 कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, 19 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 5। क्लियर, तो कितना आएगा 570 प्लस 200। क्लियर, so the distance will be 770 मीटर। ठीक है, अब क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा, नो। वाई, बिकॉज दिस टाइम A2 इज नेगेटिव, और अगर A2 नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा, वो A1 में से माइनस होगा। सो द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे A1 प्लस A2 दोनों एरिया को हमें ऐड करना है विद साइन। तो A1 की वैल्यू कितनी है 570, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 570। क्लियर है, प्लस A2 जो आएगा ना बच्चों, यहाँ क्या होगा -40 होगा। क्यों, ये देखो वहां पे माइनस साइन है, यहाँ हमने प्लस क्यों किया था, बिकॉज हमें इसको मॉड्यूलस करना था, तो वो क्या होता है माइनस अपने आप में पॉजिटिव हो जाता है इन द मोड फंक्शन। आप मैथ्स में पढ़ेंगे मॉड्यूलस क्या करता है, किसी भी नंबर को या कोई भी वेरिएबल हो उसका अगर नेगेटिव पार्ट है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ कितना हो गया -200। क्लियर है, तो 570 माइनस 200 370 मीटर, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डिस्टेंस इज 770 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 370 मीटर। क्लियर है, और यह आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान रखना है। द एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों, हमने काइनेमेटिक्स का जो बेसिक पार्ट है, आइदर यू कैन से मोशन का जो बेसिक पार्ट है, एक एज ए ब्रिज कोर्स 10 to 11 के लिए हमने कंप्लीट किया है। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ब्रिज कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए, तभी आपको क्या होगा, जेई और नीट के सिलेबस में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो जो न्यूटन जो है फिजिक्स के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है, और ये मान लो कि न्यूटन जो है फिजिक्स की आपको हर एक ब्रांच में मिलेंगी, भले मैकेनिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, हर एक ब्रांच में न्यूटन रहेंगे, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, जो मोशन है इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज दिए, ठीक है, उनको हम जानते हैं नाम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन के मोशन के 3 लॉज है। फर्स्ट जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के मोशन का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, ये क्या था, ठीक है। न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट आए थे गैलीलियो, जिन्होंने हालांकि न्यूटन से पहले फर्स्ट लॉ जो है वो उन्होंने डिस्कवर कर दिया था, या उसको उन्होंने अपने बता दिया था, बट हुआ क्या, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सबसे पहले याद रखो, ये जो एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट लॉ की वो न्यूटन ने दी थी। हालांकि रियलिटी में आप जानोगे तो गैलीलियो ने पहले इसको डिफाइन कर दिया था, स्टेटमेंट गैलीलियो ने इस पे दे दिया था, ठीक है। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन्स एट रेस्ट, और if an object is in motion then it will remains is in motion with constant velocity until and unless an external force applied on it। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मूवमेंट में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करेगा, ठीक है। आया समझ में, स्टेटमेंट क्या हो गया, according to this law if an object is at rest will remain at rest, or is in motion will remain in motion with constant velocity, until and unless an external force applied on it। तो जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज, फर्स्ट इज इंटरनल फोर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो इस मार्कर को मुझे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे हैंड से इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल, इस ऑब्जेक्ट पर मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है। और सेकंड क्या होता है, सेकंड टाइप इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स में क्या होता है, जैसे मान लो बॉम्ब की ब्लास्टिंग होना, मतलब बॉम्ब ब्लास्टिंग, ये क्या है,
जो भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, वहां हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। बाद में हमें मोमेंटम कंजर्वेशन में बहुत स्टडी करनी है सब चीज़ों की, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट ओवल सेल अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है, आया समझ में। जैसे मान लो हम साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, तो साइकिलिंग क्या होता है, जब तक हम पैडलिंग करते हैं साइकिल की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब मान लो हमने पैडलिंग स्टॉप कर दी है, अब सोचो अगर मान लो रोड का फ्रिक्शन ना होता तो साइकिल क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की प्रेजेंस की वजह से जो साइकिल है उसकी स्पीड क्या होती है, टाइम बाय टाइम डिक्रीज होती है। क्लियर है। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। आया समझ में। आपको शायद याद हो तो इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है, क्या नाम होगा इसका, देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब मेन ये कि व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, ठीक है। हम सब पढ़ते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है। तो अब हम समझेंगे बच्चों इनर्शिया। इनर्शिया देखो, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अपोजेज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उसके स्टेट में चेंज का अपोज करता है। मतलब क्या हो गया, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन विल रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट है, तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो कौन करता है, इनर्शिया, ठीक है। तो क्या होगा, इनर्शिया इज द टेंडेंसी, आइदर यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अपोजेज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है। कुछ भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इनर्शिया इट इज द inability of any object, it is the inability of any object to change in state of motion, to change in state of motion. Clear है. Let us see an example. Let we have two mass 50 kg and 10 kg. Both are placed at a smooth surface. There is no friction. Clear है. अब देखो बच्चों, इनर्शिया को समझेंगे कि इनर्शिया जो है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर इनर्शिया डिपेंड्स। क्लियर है. लाइक अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि 50 केजी और 10 केजी अपने पास दो मास है, ठीक है, और इन मास को हमें क्या करना है, मूव करना है, तो कौन से मास को हम इजीली मूव कर देंगे, 10 केजी। बट जब हम 50 केजी मास को मूव करेंगे बच्चों, देन क्या होगा, ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को इजीली चेंज नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज अगर ये रेस्ट में है तो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में।
लेकिन 10 kg को हम इजीली मूव कर सकते हैं। मतलब 10 kg पहले किस में था, रेस्ट में। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो किस में आ गया, मोशन में। तो क्या हो गया, 10 kg मास के केस में स्टेट ऑफ मोशन जो है इट इज इजीली चेंज्ड, बट इन केस ऑफ 50 kg स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, इजीली चेंज नहीं होगी। इट मीन्स क्या हुआ कि 50 kg इनर्शिया ऑफ मास 50 kg इज ग्रेटर देन 10 kg। इट मीन्स क्या हो गया, ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मास का मेजरमेंट है या उसके मास पे डिपेंड करता है। इफ बॉडी हैज हैवियर मास देन इट्स इनर्शिया विल बी लार्जर, एंड इफ बॉडी हैज स्मॉलर मास देन इट्स इनर्शिया विल बी लेसर। क्लियर है? सो क्या लिखेंगे, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन mass of the body. Inertia depends on mass of the body. You can also write inertia directly proportional to mass. It means क्या हुआ, as mass increase then inertia is also increase. क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनर्शिया भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखना इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपको इनर्शिया अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड वन इज inertia of motion, and third one is inertia of direction. There are 3 types of inertia, ठीक है। inertia of rest, इसका मीनिंग क्या है, if any object is at rest will remain at rest। वो क्या चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे, ठीक है। जैसे मान लो इसके काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया के। ये जो तीनों पार्ट है देर आर वेरियस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, और इनको ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आपको टाइप देखना है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्या है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन वांट टू बी एट रेस्ट, ठीक है। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर मान लो आप बाइक जो है, बाइक पे पीछे वाली सीट पे बैठे और बाइक राइडर जो है बाइक को जस्ट स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहले बाइक इसमें है, रेस्ट में है। और कई बार आपने प्रैक्टिकली ऐसा देखा होगा, जब बाइक राइडर बाइक को हाई स्पीड के साथ स्टार्ट करता है, पिकअप अगर मान लो बाइक का हाई होगा, देन क्या होता है, हमें एक इनर्शियल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में फील होता है, ठीक है। जैसे ही बाइक हाई स्पीड के साथ स्टार्ट होती है, अपनी बॉडी क्या होती है, पीछे की तरफ मूव करती है। वाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसा क्यों हुआ, देखो बाइक स्टार्ट होने से पहले अपनी बॉडी किस में है, रेस्ट में, बिकॉज बाइक भी रेस्ट में थी। तो अब अगर बॉडी रेस्ट में है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट एंड आवर बॉडी हैज मास, इट मीन्स क्या हो गया, इट हैज इनर्शिया। इसका इनर्शिया है, क्लियर। एंड अगर इनर्शिया होगा, इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन वांट टू बी एट रेस्ट। तो जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो क्या होगा, बाइक के साथ क्या हो गया, मूवमेंट में आ गया, बट देयर इज नो फोर्स ऑन द अपर पार्ट। तो ये अपर पार्ट क्या करेगा, मोशन में या स्टेट में चेंज का अपोज करेगा, ठीक है। तो अगर पहले रेस्ट में तो अब भी किस में रहना जाएगा, रेस्ट में। इट मीन्स क्या हो गया, जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है
वो हल्का सा फॉरवर्ड जाएगा, देन वी विल फील इनर्शियल फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये इसका एग्जांपल है। सिमिलरली हमें बस में भी फील होता है, जब बस स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, सीट का जो पीछे कवर है वहां पे अपना हेड टच होता है। क्लियर है? तो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन इसका मीनिंग क्या हो गया? इफ अ बॉडी इज इन मोशन वांट टू बी इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। ठीक है? तो इसका एग्जांपल कौन सा है? ये जो एग्जांपल है ये प्रैक्टिकली हम काफी बार फील करते हैं बच्चों। जैसे मान लो हम कई बार बस वगैरह में ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है, और कई बार अगर मान लो बस में कुछ ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है, या फिर हम बस में खड़े हुए हैं एंड बस इज मूविंग विद एन स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड जो भी हो उसकी। अब सडनली क्या होता है? व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तब क्या होता है? हमें एक फॉरवर्ड फोर्स फील होता है। अगर मान लो हमने बस में पाइप को नहीं पकड़ रखा, इट में भी हम फॉल हो सकते हैं। वाई? बिकॉज बिफोर अप्लाइंग ब्रेक बस वॉज मूविंग ऑन, तो अपनी बॉडी भी उसके साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। आवर बॉडी ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो बॉडी क्या है? मास है, और अगर मास है तो इसका क्या होगा? इनर्शिया है। अब इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होगा? इफ बॉडी इज इन मोशन देन वांट टू बी इन मोशन, बट जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए तो बस तो किसमें आ गई? टुवर्ड्स रेस्ट है, बस मतलब रेस्ट में आएगी, बट अपनी बॉडी क्या करेगी? उस पर तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं है, तो ये मोशन में तो क्या रहेगी? मोशन में रहेगी। इसलिए क्या होता है, जब भी ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अपना हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड मूव करते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल किसका हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? और बच्चों ये हमें कब फील होता है? जैसे मान लो कई बार हम बस वगैरह में ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड हमें नींद आ जाती है, ठीक है, लाइक मान लो बस जो है वो इनिशियली इस पाथ में मूवमेंट कर रही है, ठीक है, जैसे ही टर्न आएगा बस टर्न करेगी, तो अपनी बॉडी क्या है बच्चों? इनिशियली अपनी बॉडी की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की? दिस वन डायरेक्शन। लेकिन ड्राइवर ने क्या किया? बस की डायरेक्शन चेंज कर दी। क्लियर है? तो अपनी बॉडी क्या करेगी? उसमें चेंज का अपोज करती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है जैसे हम कार में बैठे हुए होते हैं या फिर बस में होते हैं, ड्राइवर जो है सडनली डायरेक्शन चेंज करता है, देन क्या होता है? जो साइड जो मिरर होता है विंडो वाला, इस पे कई बार क्या होता है? ग्लास पे अपना हेड टकराता है। वाई? ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है? तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो इनर्शिया के हैं। ठीक है? इनर्शिया को आपको याद रखना है एंड इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। क्लियर है? तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इस पे एक अच्छा न्यूमेरिकल है, थियोरेटिकली वो, लेकिन वो इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में पूछा गया बच्चों। देखिए numerical is that let we have a string and a body of mass m is connected with a string and there is another string. ये अपर स्ट्रिंग जो है से स्ट्रिंग A एंड दिस स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग B। दो स्ट्रिंग है और यहाँ से एक रिजिड सपोर्ट है, वहां से हमने इस सिस्टम को फिक्स कर रखा है। ठीक है? और ये क्या है? मास जो है रेस्ट में है। ठीक है? नाउ फर्स्ट इफ वी गिव अ जर्क ऑन द स्ट्रिंग B। ठीक है? क्वेश्चन ये है, इफ वी गिव jerk on string B, then which string will break? हमें ये बताना बच्चों, अगर हम स्ट्रिंग B पर जर्क दे रहे हैं, जर्क का मीनिंग क्या होता है? इंपल्सिव फोर्स, मतलब अ वेरी एक्सेस फोर्स फॉर मोमेंट्री टाइप। हम हिंदी में बोले इसको झटका बोल सकते हैं। ठीक है? वेरी एक्सेसिव फोर्स फॉर मोमेंट्री टाइम, स्मॉल टाइम के लिए लार्ज फोर्स अप्लाई करना, दैट इज जर्क। देन
फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ वी गिव अ जर्क ऑन द स्ट्रिंग बी देन विच स्ट्रिंग विल ब्रेक। थिंक, सोचो इसमें क्या होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करिए और सोचिए क्या होगा। क्लियर है? स्ट्रिंग ए ब्रेक होगी या फिर स्ट्रिंग बी। देखिए बच्चों, यहां पे जो राइट आंसर है स्ट्रिंग बी विल ब्रेक। ठीक है, स्ट्रिंग बी विल ब्रेक। वाई समझना चाहिए। देखो, बिफोर अप्लाइंग जर्क, जब तक हमने जर्क अप्लाई नहीं किया है, दिस मास इज एट रेस्ट, ये मास रेस्ट में है, एंड ड्यू टू दिस, अगर ये मास है देन क्या होगा, इट हैज इनर्शिया, इसका इनर्शिया है। और इनर्शिया क्या जाता है कि बिफोर अप्लाइंग जर्क इफ दिस मास वाज एट रेस्ट देन आफ्टर, जस्ट आफ्टर अप्लाइंग जर्क इट विल ऑल्सो बी एट रेस्ट। इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, वो स्टेट में चेंज का अपोज करेगा। तो अगर जर्क अप्लाई करने से पहले ये जो बॉक्स है, ये मास है, रेस्ट में है, तो जर्क अप्लाई करने के जस्ट बाद ये किस में रहना जाएगा, रेस्ट में। इट मीन्स क्या हो गया, अगर ये रेस्ट में बच्चों, देन नो फोर्स विल ट्रांसफर इन दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई फोर्स ही नहीं आएगा। स्ट्रिंग ए में फोर्स कब होगा, जब ये मास नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये तो क्या है, इसका इनर्शिया है, तो देयर इज नो फोर्स इन द स्ट्रिंग ए। हालांकि इस स्ट्रिंग ए में इसका वेट है mg, लेकिन हमने जो जर्क दिया है वो जर्क स्ट्रिंग ए में ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग बी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो स्ट्रिंग ए पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग बी। क्लियर है, जर्क के केस में। सेकंड पार्ट, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में आया हुआ है। सेकंड पार्ट, इफ वी अप्लाई a force for long time, if we apply a force for long time, अब क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन क्या होगा। अब बच्चों, इफ वी अप्लाई फोर्स कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम, देन क्या होगा, ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका इनर से अपोज करेगा, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो यहाँ ट्रांसफर होगा। क्लियर है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। आया समझ? अगर फोर्स ट्रांसफर होगा बच्चों, तो अब क्या होगा, जो अपर स्ट्रिंग है इस पर एक तो क्या लग रहा है, वेट, और साथ में क्या लगेगा, फोर्स एफ। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस पे वेट प्लस एफ लगेगा। वेट क्या होता है, mg, और स्ट्रिंग बी जो उस पर ओनली क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, इफ वी अप्लाई अ फोर्स फॉर लॉन्ग टाइम देन फोर्स विल बी ट्रांसफर इन द स्ट्रिंग ए। ठीक है, क्योंकि इनर से क्या करता है, सडन चेंज का अपोज करता है। ऐसा ना, जैसे बाइक जो है एक बार स्टार्ट होती है तो हम पीछे जाते हैं, फिर वो चलती रहती है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सडन चेंज का अपोज करता है। क्लियर है, तो लॉन्ग टाइम में क्या हो गया, फिर क्या होगा, फोर्स ट्रांसफर होगा, दैट इज वाई स्ट्रिंग ए विल ब्रेक। ठीक है, तो दोनों जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिफरेंस को याद रखना है। ठीक है, इन विच केस विच स्ट्रिंग विल ब्रेक। क्लियर है, नाउ चलो बच्चों, आज के जो क्लास में है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एंड उसके बाद हम मोमेंटम कंजर्वेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय एवरीवन।